नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सुखदा देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आगे चौथा खंड, भाग 22। अमरकांत को ज्यों ही मालूम हुआ कि सलीम यहाँ का अफसर होकर आया है, वो उससे मिलने चला। समझा कि खूब गपशप होगी। ये ख्याल तो आया कि कहीं उसमें अफसरी की बून आ गई हो, लेकिन पुराने दोस्त से मिलने की उत्कंठा को न रोक सका। 20-25 मील का पहाड़ी रास्ता था। ठंड खूब पड़ने लगी थी। आकाश कोहरे की धुंध से मटियाला हो रहा था और उस धुंध में सूर्य जैसे टटोल टटोल कर रास्ता ढूंढता हुआ चला जाता था। कभी सामने आ जाता तो कभी छिप जाता। अमर दोपहर के बाद चला था। उसे आशा थी कि दिन रहते पहुंच जाऊंगा, किंतु दिन ढलता जाता था और मालूम नहीं कि अभी कितना रास्ता बाकी है। उसके पास केवल एक देशी कंबल था। कहीं रात हो गई तो किसी वृक्ष के नीचे टिकना पड़ जाएगा। देखते ही देखते सूर्यदेव अस्त भी हो गए। अंधेरा जैसे मुंह खोले संसार को निगलने चला आ रहा था। अमर ने कदम और तेज किया। शहर में दाखिल हुआ तो 8 बज गए थे। सलीम उसी वक्त क्लब से लौटा था। खबर पाते ही बाहर निकल आया, मगर उसकी सजधज देखी तो थोड़ा झिझका और गले मिलने के बदले हाथ मिलाए। अर्दली सामने ही खड़ा था। उसके सामने इस देहाती से किसी प्रकार घनिष्ठता का परिचय देना बड़े साहस का काम था। उसे अपने सजे हुए कमरे में भी न ले जा सका। वहीं अहाते में छोटा सा बाग था। एक वृक्ष के नीचे उसे ले जाकर उसने कहा, ये तुमने क्या धज बना रखी है जी? इतने हंसू कब से हो गए? अरे आपका कुर्ता मालूम होता है कि डाक का थैला है। और ये डबलूस जूता किस दीवार से मंगवाया है तुमने? मुझे तो डर है कि कहीं बेगार में न धर लिए जाओ। अमर वहीं जमीन पर बैठ गया और बोला, कुछ खातिर तवाजा तो की नहीं, उल्टे और फटकार सुनाने लगे। अरे देहातियों में रहता हूँ, जेंटलमैन बनूँ तो कैसे नहीं बाहो। लेकिन तुम खूब आए भाई, कभी कभी गपशप हुआ करेगी। अच्छा, उधर की कैफियत कहो, क्या हाल है? और यार, ये तुमने नौकरी क्यों कर ली? डटकर कोई रोजगार करते, सोची भी तो गुलामी। सलीम ने गर्व से कहा, अरे अरे, गुलामी नहीं है जनाब, हुकूमत है। 10-5 दिन में मोटर आ जाएगी, फिर देखना किस शान से निकलता हूँ। मगर तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा तो दिल टूट गया है। तुम्हें भेज छोड़ना पड़ेगा सही में। अमर के आत्मसम्मान को चोट लगी। बोला, भाई मेरा तो ख्याल था कि कपड़े महज जिस्म की हिफाजत के लिए हैं, शान दिखाने के लिए नहीं। सलीम ने सोचा कि कितनी लचर सी बात है। देहातियों के साथ रहकर अकल भी खो बैठा। बोला, तो फिर ऐसे तो खाना भी तो महज जिस्म की परवरिश के लिए खाया जाता है। तो सूखे चने क्यों नहीं चबाते? सूखे गेहूं क्यों नहीं फांकते? क्यों हलवा और मिठाई उड़ाते हो? बताओ। अरे अरे, मैं सूखे चने ही चबाता हूँ भाई। अरे जाओ जाओ, सूखे चने पर ही ये सीना निकल आया है क्या? झूठे कहीं के। अरे मुझसे ड्योड़े हो गए हो यार, मैं तो शायद पहचान भी नहीं सकता। अरे यार, मैं सही कहता हूँ। जी हाँ, ये सूखे चनों की ही बरकत है। देखो, ताकत साफ हवा और संयम में है। हलवा पूरी से ताकत नहीं होती, सीना नहीं निकलता, पेट निकल आता है। 25 मील पैदल चल के आ रहा हूँ। है दम? जरा 5 ही मील चलो मेरे साथ, देखूं। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे माफ करो। किसी ने कहा है कि बड़ी रानी आओ तो जरा पीसो मेरे साथ, तुम्हें पसीना मुबारक हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया मुझसे नहीं होगा ये सब। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तो खैर आ गए हो, खुद ही देख लोगे। मैंने जिंदगी का जो नक्शा दिल में खींचा था उसी पर अमल कर रहा हूँ मैं। स्वामी आत्मानंद के आ जाने से थोड़ा काम में और भी सहूलियत हो गई है। ठंड ज्यादा थी। सलीम को मजबूर होकर अमरकांत को अपने कमरे में लाना पड़ा। अमर ने देखा कि कमरे में गद्देदार कोच है, पीतल के गमले हैं, जमीन पर कालीन है, मध्य में संगमरमर की गोल मेज है। अमर ने दरवाजे पर जूते उतार दिए और बोला, किवाड़ बंद कर दूं, नहीं कोई देख ले तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा ना, तुम साहब जो ठहरे। सलीम पते की बात सुनकर झेप गया। बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ख्याल तो होता ही है भाई। हालांकि मैं फैशन का गुलाम नहीं हूँ, मैं भी सादी जिंदगी बसर करना चाहता था, लेकिन अब अब्बा जान की फरमाइश कैसे टालता। प्रिंसिपल तक कहते थे कि तुम पास नहीं हो सकते, लेकिन रिजल्ट निकला तो सब दंग रह गए। तुम्हारे ही ख्याल से मैंने जिला भी पसंद किया। कल तुम्हें कलेक्टर से मिलाऊंगा। अभी मिस्टर गजनवी से तुम्हारी मुलाकात तो नहीं हुई होगी। बड़ा शौकीन आदमी है यार, मगर दिल का साफ है।
पहली मुलाकात में उससे मेरी बेतकल्लुफी हो गई। 40 के करीब होंगे मगर खंपेबाजी नहीं छोड़ी। अमर के विचार में अफसरों को सचरित्र होना चाहिए था। सलीम सचरित्रता का कायल न था। दोनों मित्रों में बहस हो गई। सलीम ने कहा, अरे भैया देखो, खुश्क आदमी कभी अच्छा अफसर नहीं हो सकता। अमर बोला, सचरित्र होने के लिए खुश्क होना जरूरी नहीं है, पर मैंने तो मुल्लाओं को हमेशा खुश्क ही देखा। अफसरों के लिए महज कानून की पाबंदी काफी नहीं। मेरे ख्याल में तो थोड़ी सी कमजोरी इंसान का जेवर है भाई। मैं जिंदगी में तुमसे ज्यादा कामयाब रहा। मुझे दावा है कि मुझसे कोई नाराज नहीं है। तुम तो अपनी बीवी तक को खुश न रख सके। मैं इस मुल्लापन को दूर से सलाम करता हूँ भाई। तुम किसी जिले के अफसर बना दिए जाओ तो एक दिन न रह सको, किसी को खुश न रख सकोगे। अमर ने बहस को तूल देना उचित न समझा, क्योंकि बहस में वो बहुत गर्म हो जाया करता था। भोजन का समय आ गया था। सलीम ने एक शाल निकालकर अमर को ओढ़ा दिया। एक रेशमी स्लीपर उसे पहनने को दिया। फिर दोनों ने भोजन किया। एक मुद्दत के बाद अमर को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला। मांस तो उसने न खाया, लेकिन और सब चीजें मजे से खाई। सलीम ने पूछा, अरे यार, जो चीज खाने की थी वो तो तुमने आपे निकाल के रख दी। अमर ने अपराधी भाव से कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भीतर से इच्छा नहीं होती। और कहो, वहां की क्या खबर है? कहीं शादी वादी ठीक हुई? इतनी कसर बाकी है, उसे भी पूरी कर लो। सलीम ने चुटकी ली। मेरी शादी की फिक्र छोड़ो, पहले ये बताओ कि सकीना से तुम्हारी शादी कब हो रही है? वो बेचारी तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई है यार। अमर का चेहरा फीका पड़ गया। यह ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देना उसके लिए संसार में सबसे मुश्किल काम था। मन की जिस दशा में उस सकीना की ओर लपका था, वो दशा अब न रही थी। तब सुखदा उसके जीवन में एक बाधा के रूप में खड़ी थी। दोनों की मनोवृत्तियों में कोई मेल न था। दोनों जीवन को भिन्न भिन्न कोण से देखते थे। एक में भी यह सामर्थ्य न था कि वो दूसरे को हम ख्याल बना लेता। लेकिन अब वो हालत न थी। किसी दैवी विधान ने उनके सामाजिक बंधन को और कसकर उनकी आत्माओं को मिला दिया था। अमर को पता नहीं कि सुखदा ने उसे क्षमा प्रदान की या नहीं, लेकिन वो अब सुखदा का उपासक था। उसे आश्चर्य होता था कि विलासिनी सुखदा ऐसी तपस्विनी क्यों कर हो गई, और यह आश्चर्य उसके अनुराग को दिन दिन प्रबल करता जाता था। उसे अब अपने उस असंतोष का कारण अपनी ही अयोग्यता में छिपा हुआ मालूम होता था। अगर वो अब सुखदा को कोई पत्र न लिख सका तो उसके दो कारण थे। एक तो लज्जा, और दूसरी अपनी पराजय की कल्पना। शासन का वो पुरुषोचित भाव मानो उसका परिहास कर रहा था। सुखदा स्वच्छंद रूप से अपने लिए एक नया मार्ग निकाल सकती है, उसकी उसे लैश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ये विचार उसके अनुराग की गर्दन को जैसे दबा देता था। वह अब अधिक से अधिक उसका अनुगामी हो सकता था। सुखदा उसे समर क्षेत्र में जाते समय केवल केसरिया तिलक लगाकर संतुष्ट नहीं है, वो उससे पहले समर में कूदी जा रही है। ये भाव उसके आत्मगौरव को चोट पहुंचाता था। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे अब तजुर्बा हो रहा है कि मैं औरतों को खुश नहीं रख सकता। मुझ में वो लियाकत ही नहीं है। मैंने तय कर लिया कि सकीना पर जुल्म न करूंगा। अरे तो कम से कम अपना फैसला तो उसे लिख दो यार। अमर ने हसरत भरी आवाज में कहा, भाई ये काम इतना आसान नहीं है सलीम, जितना तुम समझते हो। उसे याद करके मैं अब भी बेताब हो जाता हूँ। उसके साथ मेरी जिंदगी जन्नत बन जाती यार। उसके इस वफा पर तो मर जाने को जी चाहता कि अभी तक। ये कहते कहते अमर का कंठ स्वर भारी हो गया। सलीम ने एक क्षण के बाद कहा, अच्छा मान लो कि मैं उसे अपने साथ शादी करने पर राजी कर लूं तो तुम्हें नागवार होगा? अमर को जैसे आंखें सी मिल गई। नहीं भाईजान, बिल्कुल नहीं। अगर तुम उसे राजी कर सको तो मैं समझूंगा कि तुमसे ज्यादा खुशनसीब आदमी दुनिया में है ही नहीं। लेकिन तुम मजाक कर रहे हो ना। तुम तो किसी नवाबजादी से शादी करने का ख्याल कर रहे होगे। दोनों खाना खा चुके और हाथ धोकर दूसरे कमरे में लेटे। सलीम ने हुक्के कक्कश लगाकर कहा, अरे यार, क्या तुम समझते हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? उस वक्त मैंने जरूर मजाक किया था, लेकिन इतने दिनों में मैंने उसे बन परखा। उस वक्त तुम उससे न मिल जाते तो इसमें जरा भी शक नहीं है कि वो इस वक्त कहीं और होती। तुम्हें पाकर उसे फिर किसी की ख्वाहिश नहीं रही। तुमने उसे कीचड़ से निकालकर मंदिर की देवी बना दिया यार, और देवी की जगह बैठकर वो सचमुच देवी हो गई। अगर तुम उससे शादी कर सकते हो तो शौक से कर लो। मैं तो मस्त हूँ भाई, दिलचस्पी का दूसरा सामान तलाश कर लूंगा। लेकिन तुम न करना चाहो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर अब तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे पंथ में आ गई है।
अब तुम्हारे लिए उससे मुंह फेरने का कोई सबब भी नहीं है। अमर ने हुक्का अपनी तरफ खींच कर कहा, मैं बड़े शौक से तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ, लेकिन एक बात बतला दो, तुम सकीना को भी दिलचस्पी की चीज समझ रहे हो या फिर उसे दिल से प्यार करते हो? सलीम उठ बैठा। देखो अमर, मैंने तुमसे देखो यार कभी पर्दा नहीं रखा और ना आज ही रखूंगा। सकीना प्यार करने वालों में से नहीं, पूजने वालों में से है। कम से कम मुझे तो वो ऐसी ही मालूम होती है। मैं कसम तो नहीं खाता कि उससे शादी हो जाने पर कंठी माला पहन लूंगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि उसे पाकर मैं जिंदगी में कुछ कर सकूंगा। अब तक मेरी जिंदगी सैलानीपन में गुजरी है, वो मेरी बहती हुई नाव का लंगर होगी यार। इस लंगर के बगैर मैं नहीं जानता कि मेरी नाव किस भंवर में फंस जाएगी। मेरे लिए तो ऐसी औरत की ज़रूरत है जो मुझ पर हुकूमत करे, मेरी लगाम को खींचती रहे। अमर को अपना जीवन इसलिए भार था कि वो अपनी स्त्री पर शासन न कर सकता था। सलीम ऐसी स्त्री चाहता था जो उस पर शासन करे, और मज़ा ये था कि दोनों एक सुंदरी में मनोनीत लक्षण देख रहे थे, यानी अलग अलग। अमर ने कौतूहल से कहा, भाई फिर तो मैं समझता हूँ कि सकीना में वो बात नहीं है जो कि तुम चाहते हो। सलीम जैसे गहराई में डूबकर बोला, अरे अरे तुम्हारे लिए नहीं है, मगर मेरे लिए है। वो तुम्हारी पूजा करती है और मैं उसकी पूजा करता हूँ। इसके बाद कोई 2-2:30 बजे रात तक दोनों में इधर उधर की बातें होती रहीं। सलीम ने उस नए आंदोलन की भी चर्चा की जो उसके सामने शुरू हो चुका था, और यह भी कहा कि उसके सफल होने की आशा नहीं है, संभव है कि मामला तूल खींचे। अमर ने विस्मय के साथ कहा, तब तो यूँ कहो कि सुखदा ने वहाँ नई जान डाल दी। अरे तो तुम्हारी सास की भी चर्चा सुन लो। तुम्हारी सास ने अपनी सारी जायदाद सेवा आश्रम के नाम वक्फ कर दी। अच्छा? जी हाँ, और तुम्हारे पितर बुजुर्ग गवार भी अब कौमी कामों में शरीक होने लगे, समझे? तब तो यार वहाँ पूरा इनकलाब हो गया। इन बातों के बाद सलीम तो सो गया, लेकिन अमर दिन भर का थका होने पर भी नींद को न भुला सका। वो जिन बातों की कल्पना भी न कर सकता था वो सुखदा के हाथों पूरी हो गई। मगर कुछ भी हो, वही अमीरी जरा बदली हुई सूरत में। नाम की लालसा है और कुछ नहीं। मगर फिर उसने अपने को धिक्कारा। तुम किसी के अंतःकरण की बात क्या जानते हो? आज हजारों आदमी राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। कौन कह सकता है कि कौन स्वार्थी है, कौन सच्चा सेवक? और यही सब सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अमरकांत के जीवन में एक नया उत्साह चमक उठा है। ऐसा जान पड़ता है कि अपनी जीवन यात्रा में वो अब एक नए घोड़े पर सवार हो गया है। पहले पुराने घोड़े को ऐड और चाबुक लगाने की जरूरत पड़ती थी। यह नया घोड़ा कनितियां खड़ी किए सरपट भागता चला जाता है। स्वामी आत्मानंद, काशी, पयाग, गरुण सभी से उसकी तकरार हो जाती है। इन लोगों के पास वही पुराने घोड़े हैं, दौड़ में पिछड़ जाते हैं। अमर उनकी मंद गति पर बिगड़ता है। इस तरह तो काम नहीं चलेगा स्वामी जी। आप काम करते हैं कि मजाक करते हैं? अरे इससे तो कहीं अच्छा था कि आप सेवाश्रम में बने रहते। आत्मानंद ने अपने विशाल वक्ष को तान कर कहा, बाबा बाबा देखिए, अब मेरे से अब और नहीं दौड़ा जाता। जब लोग स्वास्थ्य के नियमों पर ध्यान न देंगे तो आप बीमार होंगे ना, आप मरेंगे। मैं नियम बतला सकता हूँ, लेकिन पालन करना तो उनके ही अधीन है। अमरकांत ने सोचा कि आदमी जितना मोटा है उतनी ही मोटी इसकी अक्ल भी है। खाने को ढेर शेर चाहिए, काम करते ज्वर आता है। इन्हें संन्यास लेने से न जाने क्या लाभ हुआ। उसने आंखों में तिरस्कार भरकर कहा, अरे आपका काम केवल नियम बताना नहीं है, उनसे नियम का पालन करवाना भी है। उनमें ऐसी शक्ति डालिए कि वो नियमों का पालन किए बिना रह ही न सके। उनका स्वभाव ही ऐसा हो जाए। मैं आज पिचौरा से निकला तो गांव में जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दिए। आप कल ही तो उसी गांव से आए हैं, क्यों कूड़ा साफ नहीं कराया क्या? आप खुद फावड़ा लेकर क्यों नहीं पिल पड़े? गेरुए वस्त्र लेने से ही आप समझते हैं कि लोग आपकी शिक्षा को देववाणी समझेंगे क्या? आत्मानंद ने सफाई दी, अरे भैया, मैं कूड़ा साफ करने लगता तो सारा दिन पिचौरा में ही निकल जाता। मुझे 5-6 गांवों का दौरा करना था। अरे ये आपका कोरा अनुमान है, कोरा। मैंने सारा कूड़ा आधे घंटे में साफ कर दिया। मेरे फावड़ा हाथ में लेने की देर थी, सारा गांव जमा हो गया और बात की बात में सारा गांव झक हो गया। फिर वो गुलड़ चौधरी की ओर फिरा, तुम भी दादा आजकल काम में ढिलाई कर रहे हो। मैंने कल एक पंचायत में लोगों को शराब पीते पकड़ा। सितौड़े की बात है, किसी को मेरे आने की खबर तो थी नहीं। लोग आनंद में बैठे हुए थे और बोतलें सरपंच महोदय के सामने रखी हुई थी। मुझे देखते ही तुरंत बोतलें उड़ा दी गई और लोग गंभीर बनकर बैठ गए। देखो, मैं दिखावा नहीं चाहता, ठोस काम चाहता हूँ। अमर ने अपनी लगन, उत्साह, आत्मबल और कर्मशीलता से अपने सभी सहयोगियों में सेवा भाव उत्पन्न कर दिया था।
और उन पर शासन भी करने लगा था। सभी उसका रौब मानते थे, उसके गुलाम थे। चौधरी ने बिगड़ कर कहा, कौन गांव बताया तुमने? सौताड़ा ना? आज ही उसके चौधरी को बुलाता हूँ। वही हरख लाल है ना, जन्म का पियक्कड़, 2 दफे सजा काट के आया है। आज ही उसे बुलाता हूँ, तुम परेशान ना हो। अमर ने जांघ पर हाथ पटक कर कहा। फिर वही डांट फटकार की बात। अरे दादा, डांट फटकार से कुछ ना होगा। दिलों में बैठी है, दिलों में ऐसी हवा फैला दीजिए कि ताड़ी शराब से लोगों को घृणा हो जाए। आप दिन भर अपना काम करेंगे और चैन से सोएंगे तो ये काम हो चुका। ये समझ लो कि हमारी बिरादरी चेत जाएगी तो बामन ठाकुर आप ही चेत जाएंगे। गूदड़ ने हार मानकर कहा, अरे तो भैया, इतना बूता तो अब मुझ में नहीं रहा कि दिन भर काम भी करूं और रात को भी दौड़ लगाऊं। काम न करूं तो भोजन कहाँ से आएगा? अमरकांत ने उसे हिम्मत हारते देखकर साहस मुख से कहा, कितना बड़ा पेट तुम्हारा है दादा कि सारा दिन काम करना पड़ता है? अगर इतना बड़ा पेट है तो उसे छोटा करना पड़ेगा, समझे? काशी और पयाग ने देखा कि इस वक्त सबके ऊपर फटकार पड़ रही है तो वहां से खिसक गए। पाठशाला का समय आ गया था। अमरकांत अपनी कोठरी में किताब लेने गया तो देखा कि मुन्नी दूध लिए खड़ी है। बोला, अरे मैंने कह दिया था ना तुमसे कि दूध नहीं लूंगा, फिर क्यों लाई? आज कई दिनों से मुन्नी अमर के व्यवहार में एक प्रकार की शुष्कता का अनुभव कर रही थी। उसे देखकर अब उसके मुख पर उल्लास की झलक नहीं आती। उससे अब बिना विशेष प्रयोजन के बोलता भी कम है। उसे ऐसा जान पड़ता है कि यह मुझसे भागता है। इसका कारण वो कुछ समझ नहीं सकी। ये कांटा उसके मन में कई दिन से खटक रहा है। आज वो इस कांटे को निकाल डालेगी। उसने अविचलित भाव से कहा, क्यों? अरे क्यों नहीं पियोगे? लेकिन सुनो तो जरा। अमर पुस्तकों का एक बंडल उठाता हुआ बोला, नहीं पीता क्योंकि तुम्हें मैं कष्ट नहीं देना चाहता। मुन्नी ने तिरछी आंखों से देखा, और ये तुम्हें कब से मालूम हुआ कि तुम्हारे लिए दूध लाने में मुझे कोई कष्ट होता है? और अगर किसी को कष्ट उठाने में ही सुख मिलता हो तो? अमर ने हार कर कहा, अच्छा भाई तुम झगड़ा न करो, लाओ पी लो। एक ही सांस में सारा दूध कड़वी दवा की तरह पीकर अमर जब चलने लगा तो मुन्नी ने द्वार छोड़कर कहा, बिना अपराध के तो किसी को सजा नहीं दी जाती। अमर द्वार पर ठिठक कर बोला, क्या बक रही हो? देर हो रही है मुझे। मुन्नी ने विरक्त भाव धारण किया, तो मैं तुम्हें रोक थोड़ी रही हूं, जाते क्यों नहीं? अमर कोठरी से बाहर पांव ना निकाल सका। मुन्नी ने फिर कहा, क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि मेरा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है? तुम आज चाहो तो कह सकते हो कि खबरदार मेरे पास मत आना, और मुंह से चाहे न कहते हो पर व्यवहार से तो रोज ही कह रहे हो। आजकल आज कितने दिनों से देख रही हूँ, लेकिन बेहयाई करके आती हूँ, बोलती हूँ, खुशामद करती हूँ। अगर इस तरह आंखें फेरनी थी तो पहले ही से उस तरह क्यों न रहे? लेकिन मैं क्या बकने लगी? तुम्हें तो देर हो रही है ना, जाओ। अमरकांत ने जैसे रस्सी तुड़ाने का जोर लगाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरे समझ में नहीं आ रही मुन्नी। मैं तो जैसे पहले रहता था वैसे ही अब भी रहता हूँ। हाँ, इधर काम अधिक होने से ज्यादा बातचीत का अवसर नहीं मिलता। मुन्नी ने आंखें नीची करके गूढ़ भाव से कहा, तुम्हारे मन की बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो बात नहीं है। तुम्हें भ्रम हो रहा है। अमरकांत ने आश्चर्य से कहा, तुम तो पहेलियों में बातें करने लगी। मुन्नी ने उसी भाव से जवाब दिया, जब आदमी का मन फिर जाता है तो सीधी बातें भी पहेली से लगती हैं। और वो दूध का खाली कटोरा उठाकर जल्दी से चली गई। अमरकांत का हृदय महसूसने लगा। मुन्नी जैसे सम्मोहन शक्ति से उसे अपनी ओर खींचने लगी। तुम्हारे मन की बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें भ्रम हो रहा है। ये वाक्य किसी गहरे खद्दे की भांति उसके हृदय को भयभीत कर रहा था। उसमें उतरते दिल कांपता था, लेकिन रास्ता उसी खड्ड में से जाता था। वो न जाने कितनी देर अचेत सा खड़ा रहा। सहसा आत्मानंद ने पुकारा, अरे क्या आज शाला बंद रहेगी क्या? अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।